नंबर 10 जो है हम मीटर ब्रिज हमारा बाकी है, तो हम इसको पढ़ने के बाद आज पढ़ने के बाद इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको या फिर मैं देता हूँ, आप करके देखेंगे इसको। आज मैं मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप 22 करेंगे और वो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 किया किसी ने? नहीं, मैं करवाना है। सेल्फ करोगे या मैं कराऊं? सेल्फ कर लोगे? यस। नहीं आया तो बता रहा हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पोटेंशियोमीटर है, नहीं करना है। द नंबर इलेक्ट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नंबर एस्टिमेटेड, ये कर लोगे भाई बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे एक मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कराया था आपको, I = NEVDA। यहाँ पे सब दे रखा है आपको, A दे रखा है, E दे रखा है, N दे रखा है, जो भी है सारी चीजें। फ्री इलेक्ट्रॉन में दे रखा है बेटा, तो नंबर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n दे रखा है इसमें। 3 पॉइंट कितना 8.5 जो भी है 3.1 यस 102 है। चलिए, तो यहाँ पे 13 तक आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10, 11, 12, 13। और ये मीटर ब्रिज और अभी पोटेंशियोमीटर वाले जो कॉन्सेप्ट है ये हम करने की बात करेंगे। तो ये 4 आपसे 22 करने हैं और नहीं तो बताएंगे। अब अपन आते हैं एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनली CRP 1 है, एडिशनल एक्सरसाइज है। एडिशनल एक्सरसाइज CRP एडिशनल एक्सरसाइज में CRP क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। तो इसमें CRP 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। The potential difference 400 kilovolt between the top of the atmosphere and the surface results. अब यहाँ पे बोल रहा है if the current of only 1800 ampere, यहाँ पे due to low conductivity and mechanism of standing stress जो भी दे रखा है यहाँ पे, in a current of only 1800 ampere over the entire globe, if there where no mechanism of sustaining atmosphere electric field, how much time would be required to neutralize the earth's surface? This never happens in practice because there is a mechanism of replenish electric charges named continuous thunderstorms and lightning in different part of the globe. ये तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मान लो बेटा अर्थ सरफेस जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस सारे चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना, सारे चार्ज को हमें बाहर भेजने के लिए हमें मतलब कितना टाइम हमें निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दे रखी है वो हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे एक तो हमें गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है, हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बड़ा बेटा है। उसके बाद इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करूँ तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू ये होता है बेटा। अब देखो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गिवन डाटा तो यहाँ पे सिग्मा जो दे रखा है इन लोगों ने वो दे रखा है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस कितना दे रखा है बेटा इसमें 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ये अर्थ का रेडियस हो गया हमारा। उसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, करंट दे रखा है, हमारा I = 1800 एम्पियर, ऐसे कुछ दे रखा है। इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं रेडियस हमें गिवन है 6.37 × 10⁻6 मीटर, ये रेडियस है। तो क्या एरिया निकाल सकते हैं? अगर मैं बात करूं अर्थ एक टाइप का क्या बेटा स्फीयर है, वो ये जो रेडियस है ये r है हमारी, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया इसका जो सरफेस एरिया होता है वो सभी पड़ गया है 4πr, ऐसे कुछ था बेटा। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसका एरिया, तो यहाँ से हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो 4π। अच्छा, यहाँ पे r की जगह कितना रख दूं बताओ जरा? 6.37 into 10⁻6 और इसका भी स्क्वायर रख देते हैं, एरिया आ जाए। आ रही बात समझ में? अगर मैं बात करूं बेटा चार्ज की,
तो चार्ज जो हो गया वो क्या सिग्मा इंटू ए होता है क्या? यस। तो यहाँ से चार्ज सपोज कीजिए कितना है क्यू सिग्मा सिग्मा कितना की मैंने बताओ 10 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई एरिया में यहाँ पे रख दिए 4 पाई इनटू 6.37 मल्टीप्लाई 6.37 इसके लिए तो मैं इसको 2 टाइम लिख दिया और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर कितना हो गया 12। अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे जो चार्ज आता है अपना 10 टू पावर माइनस 9 एंड 10 टू पावर 12 कितना हो गया मल्टीप्लाई ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा इसको 6.37 into 6.37 आता है 6.37 into 6.37 और ये मल्टीप्लाई 4 पाई करके देखो जरा इसको कितना आता है 6.37 देखो जरा कि कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करना 464 into 10 to the power 3 ऐसे कुछ आया बेटा Yes, sir. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट की तो करंट I इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन I होता है Yes. ये होता है अच्छा अगर मैं बात करूँ इस T को मैं इधर ले लूँ तो इसको ये क्या बेटा Q I हो जाएगा क्या और इसको T की जगह यहाँ पर Q इक्वल टू दे रखा है अपना 509.64 into 10 to the power 3 I कितना दे रखा है डबल जीरो तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं डबल जीरो से ये डबल जीरो और ये कैंसिल आउट ठीक है और ये हो जाएगा 5096.4 डिवाइडेड बाय 18 तो अब इसको हम करके देखें 8 6 18 सॉरी 18 है सर 283.13 अच्छा पहले 2 से काट 2 टाइम जाएगा 14 बचा 14 बचा तो ये कितना हो जाएगा सर आप डायरेक्ट 18 से करें हाँ 18 से कट सकते हैं या फिर इसे और भी काट सकते हैं चलो ये 9 हो गया 2 5 4 6.2 8 पॉइंट है ना 8.2 ये कुछ आया यस अब ये थोड़ा सा और भी अपना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो यहाँ से अपना जो टाइम आएगा वो आ जाएगा इसे 9 से अगर हम करें तो कितना हो जाएगा ये 2 2 या 18 कितना बचा बेटा 7 9 8 या 72 2 9 3 या ये हो गया अपना 27 28.2 आ रहा है 1 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये हो गया 5 तो ये 9 5 ठीक है तो इतने सेकंड्स का आपने क्या लगेगा बेटा टाइम लगेगा वापस रिवर्स जब कैसे करना है चार्ज डेंसिटी दे रखा है रेडियस दे रखी है हमारी और करंट हमारी दे रखी है ठीक है अब यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू q बाय a होता है तो q इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इनटू a बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बहुत इजी है ये कुछ है नहीं अच्छा रेडियस दे रखी तो एरिया निकाल सकते हैं अपन 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r की जगह अपन ने ये रख दिए तो यहाँ से अपन ने एरिया आ गया हमारा सिग्मा हमारा ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ से हमने चार्ज निकालिए चार्ज की अगर बात करें तो हमारा ये आया इतना गुना उसके बाद हम देखें कि I इक्वल टू होता है बेटा q बाय t t को इधर ले गए I को इधर ले गए तो यहाँ से ये आ गया हमारा t इक्वल टू q बाय I यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी I की ऑलरेडी गिवन है दोनों को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया तो हमारा ये जो टाइम जो है सेकंड्स में आएगा 23.15 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सीआरपी नंबर 2 का तो ये बोल रहा है बेटा 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच हैव ईएमएफ अप टू वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ईच बैटरी का यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हमारा जो दे रखा है 6 मतलब स्मॉल एन कितना दे रखा है बेटा 6 और हर एक का जो ईएमएफ है हमारा कि हमारा गिवन डाटा है कितना है बेटा 2 और स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है 0.015 यहाँ का सीट क्लियर है बेटा आर joined in series to provide a supply to a resistance 8 of 8.5 ohm what is the current drawn from the supply and its terminal voltage
यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे अपने को क्या पूछा है कि करंट सप्लाई कितना हुआ और साथ में इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है। अब देखो जरा, हमने अगर मैं बात करूँ 6 बैटरीज की, चलो हम यहाँ पे 6 बैटरीज बनाते हैं इस तरह से, ऐसे ये नंबर 1 नंबर 2 और जो फाइनल बैटरी है इसको हम लेते हैं 6, मतलब बाकी की जो बैटरी है वो कहाँ जुड़ी है इनके बीच में। ये यही पूछे बेटा। और ये सबका ई और ये स्मॉल आर और इनको सबको जोड़ दिया अपन ने। ये वैसे हम क्लास में इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। ये क्या है बेटा, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसे जोड़ा है और ये आर की जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है हमारी 8.5। ई की वैल्यू ऑलरेडी 2 वोल्ट और स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे कैपिटल आर लिखते थे अपन 8.5। क्या का सीन क्लियर है सारे बच्चों को। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। फर्स्ट ए ऑप्शन में पूछा है हमारा कि भैया इसमें कितनी करंट यहाँ से सप्लाई हुई और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसे हम बी पॉइंट देते हैं, इसको ए बोलते हैं, और ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है। चलिए भैया, अगर मैंने बोला था आपको कि 6 बैटरीज है, कोई बैटरीज को हम यहाँ पे बिल्कुल सेम पोलैरिटी में क्या किसी को भी रिवर्स नहीं किया अपन ने, तो अच्छा यहाँ पर 6 बैटरीज है, तो यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने याद है आपको कि हमने क्या पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज की अगर बात करूं तो सीरीज में हमारा जो आई होता था याद होगा आपको, Na डिवाइडेड बाय Nr प्लस कैपिटल R। यस, ऐसे कुछ था क्या बेटा? यस याद है सभी को ये? Yes. तो अगर मैं यहाँ से करंट की बात करूं I इज इक्वल टू तो n कितना दे रखा बेटा? 6 I इज इक्वल टू 6 इनटू ये कितना दे रखा है 2 वोल्ट ई की वैल्यू यस डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई स्मॉल r कितना दे रखा है बेटा? 0.015 प्लस r कितना दे रखा है बेटा? 0.5। तो यहाँ से हमारा I जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 2 जा कितना हो गया? 12 एंड 15 6 जा 90 so Yeah. 0.90 और इसके बाद 50 6 जा 9 लेंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट है क्या? तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे प्लस 8.5। अच्छा 8.5 के अराउंड में इसको अपन लगभग अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं? यस दिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्यों करेंगे तो वैसे ही अपना आएगा यहाँ पे 0.5 8.59 समथिंग कुछ आएगा। तो 8.6 ले लो। हाँ 8.59 आएगा तो 8.6 जो भी है। तो यहाँ से I इक्वल टू 12 इसको लिख सकते हैं अपन 8.59 ऐसे कुछ आएगा क्या बेटा? यस अब 8.59 इसे 8.6 के अराउंड ले लें अपन। यस तो I जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8.6। तो अब इसको हम यहाँ पर एक जीरो लगा के पॉइंट लगा डालें तो I इक्वल टू चाहे तो आप 8.5 करके भी कर सकते हैं, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ज्यादा वेरी नहीं करेगा ये। 1 प्लस 0 लगा के अपन 8.6 इससे बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3 जा 2 4 ना 43 होगा 2 4 जा एंड ऊपर 60 ये कितना हो जाएगा? 0.6 है ना 1.39। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा भैया? 1.39 और 40 ये तो करंट आ गया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने देखा है कि हमारी बैटरीज लगी है। अब मैं एक बात बताऊं, ये पूरे बैटरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना? पैरेलल कनेक्टेड। जितना ऊपर है पूरा, जितना ए और बी के बीच में जितना इस वाले ब्रांच में जितना पोटेंशियल वो होगा उतना ही क्या इस वाले में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि भैया जो वोल्टेज है इसमें बी का ही ये सेकंड पार्ट है, ये मार्कर अभी खत्म होना था, अभी करते हैं इसको। तो ये बी का जो सेकंड पार्ट है, तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज ऑफ बैटरीज इज इक्वल टू जो होगा वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ होगा क्या बेटा? Yes. तो वोल्टेज ऑफ बैटरी मतलब एक ही बात है, तो ये इसे हम V मानते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या V इक्वल टू I R होता है, कौन सा ला है? Ohms law. तो V इक्वल टू I इक्वल टू 1.39 के अप्रोक्सीमेट माना है, R क्या है? 8.5। तो इसको अप्रोक्सीमेट मैंने 1.4 ले लेना है। आएगा समझ बेटा? 0 7 84
91 11.9 इसका 9.1 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्या? तो ये 9.11 11.9 होना गया। 1 सेकंड हाँ सॉरी 11.9 कितना 11 पॉइंट की 9 पॉइंट उठा है 11.9 आ रहा है। 11.9 चलो इसको देखो अच्छा 91 191 सॉरी कितना रहा 191 110 इसको हटा दो कितना होता है 11.9 14 5 जा 70 70 0 7 और 14 8 जा ये कितना होता है ऐसे कितना 14 मतलब 14 का मल्टीप्लाई करें 112 होता है 112 होता है यस 112 प्लस 7 कितना होता है 112 प्लस 119 तो ये 119 हो गया हाँ पॉइंट 2 के Point बाद two तो के यहाँ बाद पे तो ये b इक्वल टू हो जाएगा 11.9 ये इसको एप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं बताओ जरा 12 ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सीआरपी नंबर 2 का यहाँ पे बी वाला जो पार्ट है ये बोल रहा है बेटा इसमें ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor a car? चलिए देखते हैं पहले तो अगर बात करो बेटा I का तो I इक्वल टू आपने पढ़ा होगा यहाँ पे E by R से होता है जो भी अपन इसमें इंटरनल बोला तो इसमें अपन इस बोला तो I इक्वल टू E कितना दे रखा है बच्चा इसमें 1.9 और यहाँ पे ये दे रखा है हमारा 380 यस रेजिस्टेंस अच्छा मैं एक और जीरो लगा के एक पॉइंट हटा दूं बेटा यस सर तो ये हो जाएगा 19/3 ऐड 0 0 200 तो I इक्वल टू हो गया अपना 1/200 अच्छा एक बात बताओ मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि I इक्वल टू यहाँ पे 3 जीरो लगा दूं मैं 1 के बाद और इसे 10 टू द पावर -3 लिख दूं क्या यस कोई मसला 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू पावर -3 से मतलब यहाँ पे तो हमारा 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0 इसका मतलब क्या होगा 1 क्लियर है बेटा यस अच्छा ये तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो 5 तो I इक्वल टू 5 into 10 to the power -3 एम्पियर यस और इसको लिख सकते हैं क्या 5 मिली एम्पियर यस 10 to the power -3 का मतलब क्या होता है मिली अब यहाँ पे इसमें एक पार्ट पूछा है भैया कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेल ये निकाल लिया हमने कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार क्या लगता है आपको एक कार के मोटर को मतलब एक कार को हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं इससे बिल्कुल भी नहीं करंट इतना छोटा है इसमें बहुत ज्यादा यूज करंट चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं भैया नो क्यों बेटा बिकॉज for start a car we need a क्या बोलूंगा बेटा यहाँ पे क्या चाहिए लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आ रही बात समझ में क्योंकि हमें किसी भी कार को स्टार्ट करने के लिए हमें लार्ज करंट की जरूरत पड़ती है तो ये तो बहुत ही कम है भैया 5 मिली एम्पियर इसमें तो कुछ भी नहीं होगा तो चलिए भैया ये कर लीजिए नोट तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे हर पॉइंट को पहले हम समझते हैं ठीक है तो ये बोल रहा है बेटा कि 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ मतलब दोनों की लेंथ क्या है बेटा इक्वल है मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे L1 इक्वल टू क्या है बेटा हमारा ये हमारा जो भी गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है तो ये यहाँ पे हो रहा है कि लेंथ इक्वल वन इज एल्यूमिनियम एंड अदर इज कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस भी क्या है बेटा सेम है मतलब R1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे R2 आ रही बात समझ में एंड आगे बोल रहा है ये यहाँ पे hence explain why aluminum wires are preferred for the overhead power cable मतलब यहाँ पे हम मतलब एल्यूमिनियम को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं अब देखो यहाँ पे सीन ये है कि ओवरहेड अगर मैं बात करूँ तो जो भी हल्का जो होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है जितना ज़्यादा हल्का वायर होता है वो ज़्यादा उतना ही अच्छा एक पावर केबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बात समझ में आ रही है अब देखो सीधी सी बात है तो हमें ये निकालना है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा हल्का है और कौन ज़्यादा भारी है अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है कि
या फिर कॉपर। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा सीन बनता है। तो चलिए बेटा यहाँ पे और भी दे रखी है हमारी डेंसिटी रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम दे रखी है इसमें 2.63 into 10 to the power -10 ओम मीटर। ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इसने दे रखी है भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन में इट इज 1.72 into 10 to the power -8 ओम मीटर। अच्छा यार यहाँ पे मैं बात करूँ कि रेजिस्टिविटी अगर मान लो कि स्टार का हम सेम यहाँ पे तो फिर अलग अलग डाटा हमें लेंथ दिया लेकिन एरिया के बारे में हमसे कुछ भी कहा गया नहीं। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बात बताओ अगर ये इनके में दोनों के अंदर में सेम वायर मिलता मतलब सेम एरिया और सेम लेंथ तो फिर क्या सिनेरियो होता। देखो रेजिस्टिविटी किसकी कम है बताओ जरा। कॉपर की। अच्छा रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। लेकिन पावर लॉस उतना ही क्या होगा कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब जनरली आपने देखा होगा कि अपने घरों में मतलब डोमेस्टिक यूज में जो भी वायरिंग केबल यूज की जाती है वो किसकी कॉपर की होती है। अरे बस समझ में। तो अब यहाँ पे देखते हैं अब क्योंकि हमें अपने अलग अलग सिनेरियो दे रखा है तो हम क्या यहाँ पे देखते हैं और क्या दे रखा है। हाँ एक दे रखा है इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इट इज द टर्म यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आई थिंक आपने पढ़ा होगा 11A में। ठीक है कोई बात नहीं हम बता देंगे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है बेटा जनरली डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अरे बात समझ में। आपने पता होगा वाटर एक ऐसा मैजिकल लिक्विड है कि जिसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। उससे कम जाएंगे तो भी कम होगी उससे ऊपर जाएंगे तो भी कम होगी। इसीलिए यहाँ पर जो समंदर में जो लोग हैं या मतलब समंदर में जो जीव जंतु होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ऊपर आइस होता है नीचे यहाँ पे वाटर होता है। अदरवाइज मसला हो जाता है अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बच्चा सभी को। रिलेटिव डेंसिटी अब ये रिलेटिव डेंसिटी इसने दे रखा है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब तो वही है कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी आरडी ऑफ एल्यूमिनियम। आरडी ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है बंदे ने 2.7। अरे बात समझ बेटा। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अरे बात समझ में। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी बात करूं मतलब डेंसिटी बात करूं तो इसको डी मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा बताओ जरा। मास अपॉन वॉल्यूम। यस ये भी होता है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी और वाटर को क्या बोलते हैं H2 बोलते हैं। यस इसी को बोलते हैं क्या रिलेटिव डेंसिटी। यस H2 की डेंसिटी आपको पता होगा 1000 समथिंग कुछ होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। याद है सभी को क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हम एक टंकी ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो हाइट 1 मीटर हो इसकी विड्थ भी जो है 1 मीटर हो तो उसमें हम 1000 किलोग्राम वाटर को क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं वास्तव में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया ये 1000 रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी 2.7 इसको इधर ले आए तो 1000 से जब 2.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा। 270 आ जाएगा क्या। सेम हम यहाँ पे कॉपर के लिए निकालते हैं। इसका कितना रखा है 8.9। हाँ 8.9 अगर यहाँ पे रखें हम ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर के लिए रखा है 8.9। अच्छा मैं यहाँ पे 8.9 रखूँ 8.9 में 1000 से मल्टीप्लाई तो क्या 890 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ से पूरा हम सीन चेंज करते हैं कि क्या हो रहा है कौन हल्का है और कौन भारी है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या है R2। ये क्या होता है यार रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होता है। यस यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ रेजिस्टिविटी ये तो पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बात समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सारे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे अगर मैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई करूँ लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड करूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या। नो वैसे कैंसिल आउट। लेंथ ऑफ कॉपर से मल्टीप्लाई करूँ लेंथ ऑफ कॉपर से डिवाइड करूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या। नो सर। अच्छा एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम बात समझ आ रही। चलिए रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो L ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर है क्या। यस सर दोनों ये आपस में क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल कैंसिल। लेंथ दोनों की सेम दे रखी है देखो जरा। यस अरे बात समझ में। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा अपना रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वॉल्यूम ऑफ। यहाँ
इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले आए, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, इसको ऊपर लेगा, इसको नीचे लाए, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ, समझ में आ गया बेटा? चलिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितना दे रखा जरा बताओ जरा, 2.63 into 10 to the power minus 8 divided by 1.72 1.72 10 to the power minus 8 10 over minus 8 से कैंसिल आउट हो गया, चाहे तो पॉइंट से पॉइंट भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? 1 ठीक, तो यहाँ से अपना जो V सॉरी वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉपर, एक वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये जो हमारा गिवन है यहाँ से आगे अपना 263 डिवाइडेड बाय 170, या पॉइंट में भी रखेंगे तो कोई मसला 1.5 इस तरह कुछ आ गया ना, वॉल्यूम आ गया। तो अब मुझे बताओ जरा हल्का और भारी, ये चीज अगर हम अपने अर्थ प्लेनेट पे या कहीं पर भी हम मेंशन करें कि कौन हल्का है और कौन भारी है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो वेट कम है, है ना, वेट क्या हो कम हो, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं वेट कम, तो वेट कम जैसे मान लो कि भैया यहाँ पे डिपेंड करता है ना, कि जैसे मान लो हल्का रुई है, एक छोटा सा बॉक्स में अगर मान लो कॉटन ले और ऐसे एक आयरन है, तो क्या कॉटन हमें थोड़ा हल्का लगता है एज कम्पेयर टू द आयरन, आएगा समझ? यस सर। चलिए तो अब यहाँ से बात करें, ये वाला सीन तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर यहाँ पे ये करते हैं, बात समझ में आ गई बेटा? चलिए मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम होगा क्या? यस। ऐसे इसका डेंसिटी को मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट, क्योंकि मैं रो से ऑलरेडी कर चुका हूँ। ऐसे इसका क्या डेंसिटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर होगा क्या? यस। अच्छा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर निकाले हो आप, बताओ जरा। 2700 ठीक है 8900 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम 2.63 डिवाइडेड बाय 1.72 बस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर कैंसिल आउट करके देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? 1.5 होगा वो, कितना? 1.5 मतलब 27/89 into 27/89 यस। कैसे 1.5 कैसे बचा? सर वो 2.63 अपॉन 1.72 1.5 होगा, 1.5 होगा। Yes. जैसे जैसे अपन करते हैं हाँ ये दोनों, हाँ 1.5 होगा, देखते हैं 1.5 मतलब 1.5 गुना, किससे कर कैसा हो सकता है ये? अपना 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से नहीं, 2 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं, 7 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई 2.63 डिवाइडेड बाय 1.72, चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे कितना हो रहा है? ये 0.3 होगा, 0.3 होगा या देख कर दे वो 0.0 ये टोटल इसका कैलकुलेशन करते हैं 0.30 उसका टोटल टोटल में मतलब 0.49 2.63 डिवाइडेड बाय 89 1.0 0.49 पूरा कैलकुलेशन बेस पे 0.49 यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद अपना क्या आ रहा है? 0.46 आ रहा है। अब 0.46 इसका मतलब अगर मैं इसको ले जाऊँ 0.66 मतलब ये क्या 1 से लेस है क्या? यस। तो हम यहाँ से हमारा एक यहाँ पे से निकलता है कि हम एल्यूमिनियम इज लेस देन मास ऑफ कॉपर, सीधी सी बात है यार, इसका मास क्या है? कम है कंपेयर टू द कॉपर। इसको 0.46 टाइम्स आता है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.46 मास ऑफ टाइम्स मास ऑफ ऑफ कॉपर, यस। मतलब जो कॉपर का मास ज्यादा रखेंगे तब जाके वो इसके हाँ, ऊपर आएगा। मतलब सीधी सी बात है भैया कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो क्या हल्का है क्या? यस। मतलब तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है इज लाइटर देन कॉपर, ये लिखा है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे भैया? जो भी हल्का है उसका, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एल्यूमिनियम का। बात समझ में आ गई? यस। यही तो बोला है, which of the two wires is lighter, सीधी सी बात है क्या है? एल्यूमिनियम है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बोला है एक्चुअल में कि यहाँ पे इसका जो इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें क्या बोला कि ये पावर ओवरहेड पावर केबल, पावर केबल क्या होती है? जो बड़ी बड़ी लाइन्स होती है उसमें केबल लगाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मान लो हम एल्यूमिनियम की जगह मान लो वहाँ पे कॉपर का वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं तो क्या होता है कि बैंड की लग रही है नीचे, अब ज्यादा डेंसिटी ज्यादा बेंड होने का टेंशन
है ना, ज्यादा ग्रेविटी लगेगी ना, तो ज्यादा डेंसिटी है। अब यहाँ पे तो वही चीज है कि हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम वायर, ताकि मतलब ये हल्का है तो थोड़ा सा इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम वेट है, तो कम वेट है तो थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होगा। इसमें बात समझ में आ रही है? चलिए तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब इससे आसान पूरे एनसीईआरटी में कहीं क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, सीआरपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टेबल गिवन और इसमें यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, एक साइड करंट दे रखा है, एक साइड वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ रैंडम पिक कर लेते हैं इसमें, चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसमें। और यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय, एक मैंगनीन करके कोई यहाँ पे मटेरियल है, एलॉय है, जिसका हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन, अगर वी हैव वोल्टेज एंड करंट देन व्हाट वी कैन डू, We did the Resistance find for सीधी सी बात है, वी नो अबाउट ओम्स लॉ, V is equal to I R को सबसे ओम्स लॉ, तो यहाँ पे क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V by I। ठीक है। अब मैं इसमें से रैंडम कुछ चूज कर रहा हूँ, तो चलिए मैं पहला नंबर करता हूँ। तो यहाँ पे जो V है वो दे रखा है 3.94 अपॉन डिवाइडेड बाय ये दे रखा है 0.2, पहला है तो रेजिस्टेंस 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा ये 90 इसे 0 लगाया, पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 0.0, तो ये 90.7। अगला मैं उसके साइड वाला कर रहा हूँ, पिक इसको देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है, आर इक्वल साइड वाला जो दे रखा है क्या बेटा 59.2 डिवाइडेड क्या दे रखा है 3, आर इक्वल टू 3 बन जा 2, 9 जा 2 एंड 3 7 जा कुछ ऐसे आएगा। तो पहले तो 7 1 जो भी है 7 1 कुछ आएगा। और भी एक और प्रूव कर लेते हैं, ये मैं 5 वाला में ऊपर से जो सेकंड वाला दे रखा है उसका भी मैं 5 जो उसके तीसरे नंबर का वो कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है बेटा इसमें 98.6 डिवाइडेड बाय ये दे रखा है ना 5 है ना। चलिए कितना हो जाएगा बेटा 5 1 जा 5 7 का 5 9 जा 36 एंड 5 7 जा एंड यहाँ पे 90.7। अच्छा सब में जो आ रहा है क्या 19.7 19.7 एंड 19.7 आ रहा है इन एवरीवन, है ना। अभी एग्जाम में हम सबको करके बैठे इसका भी करके देखो, चाहे तो हम निकाल के फटाफट सबका ये करके रख के और वहां पे 19.7 19.9 तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर्म जो यहाँ पे मैग्नीट जो दे रखा है इसमें ये कितना हो जाएगा बेटा 19.7 ओम। आ रही बात समझ में, ये क्लियर हो गया क्या कि हमें V और I का यहाँ पे गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 सेकंड देखो, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये यहाँ पे 6 में वो कौन कौन से फॉलोइंग क्वेश्चन है जो आंसर दे रहे हैं। अब देखो मेरे मुंह से निकला हुआ हर वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट ए और इसमें बोल रहा है स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आ रही बात समझ में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरह से कुछ है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इससे यहाँ का जो एरिया है वो ज्यादा है और यहाँ का क्या है बेटा कम है। ये A1 मान लेते हैं और यहाँ पे ये ऐसे कुछ सीन है। अब इसको मैं समझाता हूँ। आगे बोल रहा है कि विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। अब यहाँ पे पहला बोल रहा है करंट, आ रहा है समझ में। अच्छा करंट जितना यहाँ से एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से एग्जिट होगा, यस और इसी को बोलते थे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। केवल A1 इक्वल टू आ रही बात समझ में। अच्छा एरिया कम ज्यादा होने पे करंट डेंसिटी पे बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है, करंट डेंसिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, करंट पे नहीं पड़ा था अपने J1 A1 जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा। बात समझ में आई मेरी। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी क्या होगा, वेरिएबल सिर्फ करंट है वो सही है, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी इंपैक्ट होगा मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर कम जो है, जहाँ पे एरिया कम क्रॉसिंग एरिया वहाँ पे ज्यादा फास्ट होता है। जैसे आपने देखा ना किसी पाइप में पानी उसको दबा दे तो ज्यादा स्पीड से निकलता है पानी। तो यस, तो सीधी सी बात है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सा है आंसर? करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला दे रहा है इन यहाँ पे बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन, बी मतलब पार्ट। तो बी पार्ट में दे रखा है इज ओम से यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। बिल्कुल गलत है, ये यूनिवर्सल डिवाइस मतलब नहीं है।
जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में ये स्ट्रेट नहीं होता है। जैसे मान लो आर जो होता है बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर रेजिस्टेंस, ये V वर्सेस I का, तो अगर मैं बात करूँ कि V इक्वल टू I का, तो यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन बनता है। यस ये तो क्या है, सिर्फ वही कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही ना के बराबर हो, उनके लिए चलो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन मान लो करंट बढ़ने के साथ साथ उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें एक टाइम पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। यस हीट बढ़ने की वजह से क्या रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। ऐसे तो एज पर आर्ट सिंपल सी बात है, हीट मींस टेंपरेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है क्या रेजिस्टेंस पड़ा था। यस 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 क्लियर है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। अरे बस मतलब ये जो है सेमीकंडक्टर थोड़ा सा ये इस तरह से सेमीकंडक्टर, तो यहाँ तक इसे बोलते हैं हम ओमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, ओमिक रेजिस्टेंस और इसे बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। आज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ओमिक रेजिस्टेंस मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पर भी पैराबोलिक फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं नॉन ओमिक। और सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में क्या होता है, ये नॉन ओमिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है। अगला क्या इसमें और आगे होना, इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट व्हिच डोंट, तो अभी तो हम सेमीकंडक्टर यार, सेमीकंडक्टर सीधी सी बात, सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो गैलियम आर्सेनाइड। यस, एक्चुअली वहाँ पे होता है dV अपॉन di। क्या होता है ये, d अपॉन I नहीं होता है, वहाँ पे होता है d अपॉन। पढ़ेंगे अपन जब मॉडल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें ये भी क्लियर होगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी, ये बोल रहा है ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम व्हिच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस व्हाई। एक बात बताओ यार, क्वेश्चन नंबर इसका ये तो मेरा बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया मेरा सी पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर बात करो रेजिस्टेंस की बेटा या फिर करंट की बात करें, तो V अपॉन R होता है क्यों। यस अरे बस अब ये बोल रहा है कि लो वोल्टेज सप्लाई, ये कि V जो है अपना क्या है, ये लो है। अरे बस समझ बेटा, और अपने को बोल रहा है वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसकी वैल्यू अपने को हाई चाहिए, क्या चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर लो है, अच्छा लो में अगर अपन लो से ही मतलब अगर ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या और भी वैल्यू लो हो जाएगी। Yes. 2 में अगर मैं 5 से वो करूं तो क्या हो जाएगी, और भी लो। यस तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ जरा, उससे भी कम उससे भी कम होनी चाहिए क्या, Yes. वेरी लो। तो समझ में आ गया ये, Yes, yes. ताकि यहाँ से हमें आई वर्ड हो जाए। समझ में आ गया, Yes. वेरी गुड। इसका डी पार्ट यहाँ पे देखिएगा, ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि V अपॉन R होता है, अगर I की बात करें तो V अपॉन R होता है। अच्छा Yes. V बहुत ज्यादा हाई है क्या, वेरी हाई। यस अरे बस समझ, अच्छा ये अगर लो होगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा। Yes. करंट बहुत ज्यादा होगा तो हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। Yes. हीट प्रोड्यूस होगी तो मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। Yes. मतलब सप्लाई बीच में से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। Break होगी। मतलब मेल्ट होगा तो आयरन टूट जाएगी ना भैया। Yes. बात समझ में आ रही है। Yes. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शुड बी हाई, वेरी हाई होना चाहिए, ताकि हमें जो करंट है वो इतना ही मिले ताकि हम सप्लाई को कर सके। तो ये वाला भी समझ में आ गया, चारों में। यस सी वाला देखो, V बहुत लो दे रखा है और अपने नीचे करंट हाई। अच्छा ये लो है आदि, अगर इसको अपन अगर R की वैल्यू अपन बहुत ज्यादा रखें मतलब बहुत ज्यादा हाई रखें, तो उस केस में लो अपॉन हाई तो वैल्यू बहुत ही कम आएगी। कम अपॉन ज्यादा 2/10 करो तो 0.2 आएगा। अरे बात समझे। लेकिन अगर ऊपर 2 है और अपने को करंट चाहिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो अगर नीचे अगर अपने को चाहिए 10 एम्पीयर और यहाँ पे ऊपर है 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा हाई रख देता हूँ, हाई मतलब इन द सेंस हम बोल रहे भैया कि यहाँ से हमने रख दिया यहाँ पे 10 रख दिया तो 2/10 अभी 10 एम्पीयर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 0.2, मतलब लो है तो उससे भी 0.2 से क्या है 10 एम्पीयर होता है 2/0.2। हाँ। अरे बात समझ में। तो अगर ये लो है तो ये अपने को क्या रखना पड़ेगा, तभी अपने को हाई। ये समझ में आ गया। ये वाला भी सीन क्लियर हो गया आपको। Yes. इसको अपने को एक डेफिनेट वैल्यू मतलब एक बहुत ही डेफिनेट वैल्यू चाहिए अपने को, और उसके लिए अपने को अगर ये हाई है तो अपने को आर की क्या रखना पड़ेगा, वेरी हाई रखना पड़ेगा। नहीं तो ज्यादा अगर हुआ करंट ज्यादा होगा और करंट ज्यादा होगा तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा तो हीट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा अपना खत्म हो गया। तो क्लियर है बेटा एक पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो
बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 घर से करके लाना है, 5 स्टेप कर लोगे। कितने इसके 4 पार्ट है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको मुझे बताना है, कल तक मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सीआरपी नंबर 2। यस, क्या बोल रहा है इसमें? गिवन स्मॉल n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो दे रखे हैं हमारे, कितने दे रखे हैं बेटा? n। और ईच रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ईच है रेजिस्टेंस इक्वल टू आर, कैपिटल आर। इज दैट क्लियर? Yes. अगला बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस? यू ऑलरेडी नो, अगर इफ वी वांट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस देन वी शुड कंबाइन देम इन which format? सीरीज फॉर्मेट। सीरीज में। आरेगा समझ में? Yes. मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर मैक्सिमम, तो इनका जो कॉम्बिनेशन हमने कौन सा करना पड़ेगा बताओ जरा? सीरीज कॉम्बिनेशन। आरेगा समझ में? यस। अच्छा यार, अगर मैं बात करूँ आर मैक्स, तो यहाँ पर आर मैक्स जो होगा बेटा, कैसे? आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश 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 एन आर है ना? 1 2 3 अरे आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, आपको बताओ जरा? एन आर। इज दैट क्लियर? यस। अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो पैरेलल पैरेलल लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा? पैरेलल। याद है बेटा? यस। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय आर मिनिमम, जो भी हमें आर मिनिमम भी याद Yes, है, yes. 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस डैश डैश डैश, वो भी एन अरे बस समझे? तो यार बेटा यहाँ पे 1 बाय आर मिनिमम की अगर मैं बात करूँ, तो ये n बाय आर हो गया। Yes. इसको फ्लिप कर R by दूंगा n। डिग्री से, तो आर मिनिमम जो आ जाएगा हमारा r डिवाइडेड बाय n, तो ये r मिनिमम आ गया। यस। आर मैक्सिमम भी आ गया और आर मिनिमम भी आ गया। और ये बंदा पूछ रहा है Ratio। उनकी रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ आर मैक्स टू आर मिनिमम पूछा है। यस। ठीक। कारण तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर मैक्स डिवाइडेड बाय आर मिनिमम? तो ये आ जाएगा बच्चा अपना mr r अपॉन n। आर से आगे क्या बेटा? एन स्क्वायर है रेशियो है ना? तो ये जो n ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर। हाँ। तो ये आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? n स्क्वायर के। बात समझ में आ गई है? यस सर। तो ये तो हमारा आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला। अब यहाँ पे बी वाला दे रहा है, ठीक है? तो पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर अपन बी वाला करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का हमें पार्ट बी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम पार्ट बी करना है। कैसे करेंगे इसको? अब इसमें दे रखा है गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम, 2 ohm and last one is 3 ohm, ठीक है? अब हमसे पूछा गया, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है and how will we combine them to get equivalent resistance of 11 by 3, 11 by 5, 6 ohm and 6 by 11। हमें मतलब यहाँ पर 3 टाइप के हमें निकालना है कि फर्स्ट वन देखना है 11 by 3 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए, सेकेंड वाले में आना चाहिए हमारा 11 by 5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा समझ में। थर्ड वाले में आना चाहिए हमारा बेटा 6 ओम, ये ओम है, ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम। एंड द लास्ट वन फोर्थ में आना चाहिए हमारा 6 by 11। इज दैट क्लियर? अब ये हमें 3 रेजिस्टेंस रखे और हमें यहाँ पे 4 टाइप के रेजिस्टेंस निकालने, मतलब इक्विवेलेंट करके आएगा समझ में। चलिए, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले तो मैं इनका सीरीज ले लेता हूँ और एक साइड ले लेता हूँ मैं पैरेलल, ताकि मेरा सीरीज और पैरेलल वाले यहाँ पे किस्सा ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इनको सीरीज में लेता हूँ बेटा, कि मैंने सबको किस में जोड़ दिया? सीरीज में 1 2 3 6 होगा। 6 हम जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है? r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है। यस, तो 6 आएगा टोटल। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से r इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट ये आ रहा कितना अपना? 6। कौन सा आ गया अपना? थर्ड। अरे बताओ, अगर मैं बात करूँ पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब समझते हो आप किस तरह जोड़ते हैं पैरेलल? यस। इस तरह से 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। अच्छा, पैरेलल में हम विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3। यहाँ से 6 से l से मिलेगा ना, 6 पे यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 आएगा समझ में। ऊपर क्या 11 आ गया क्या बेटा?
नीचे 6 6 by 11. R equivalent 6 by 11. R equivalent यहाँ पे हो गया हमारा 6 by 11। तो कितने क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए हमारे? दो ये सीरीज भी हुआ। ये अब हमारे पास बचे हैं 11 दो 11 by 3 है 11 by 5। ठीक है, अब हम और इन्हें किस तरह से कॉम्बाइन कर सकते हैं? मैं इस तरह से कॉम्बाइन कर सकता हूँ क्या बेटा कि मैं 1 एक और सीरीज में 2 दो को मैं पैरेलल में कर लूँ और एक एक सीरीज सीरीज में कर लूँ। ठीक है, यस ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता यस है। हो सकता है। अरे बात समझ में? यस अच्छा, इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है हमारे पैरेलल है। पैरेलल है तो यहाँ पे इनका मान लेते हैं अपन r डैश मान लेते हैं। अगर दो पैरेलल हो तो क्या r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 ये पढ़ा है? Yes, yes. 2 by r1 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 3 डायरेक्ट कर अरे One बस 2 by 3 अब यहाँ से अब इनके जो पूरे के साथ 2 by 3 आ गए थे और ये 2 by 3 इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा है। प्लस साइन इस 2 by केस 3 में plus आर्गुमेंट 3 आता है अपना 2 by 3 plus plus 3। 11 by 11 by 3 समझ में आ गया? यस आ गया। 11 by ये 3 भी कहीं ना कहीं है क्या बताओ जरा? यस फर्स्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दो सीरीज में लेंगे और एक पैरेलल फर्स्ट हो गया, कहां से होगा ये थर्ड भी हो गया और यहाँ पे फोर्थ भी हो गया। अब अपना एक और बचा सिर्फ क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है अपना जैसे क्वेश्चन नंबर 2। अरे बस समझ। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी जोड़ सकता हूँ क्या? ये 2 3 ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे कैसे होगा? आप ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मैं r डैश मान लेता हूँ। इन पैरेलल के साथ जो इनका इक्विवेलेंट ले लें इन दोनों का, उसका उसके साथ ये 1 कैसा होगा? सीरीज में होगा। सीरीज में होगा। इसका मैं r डैश मानता हूँ, आप ही लोग बताओगे मुझे। तो r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस 6 by 5 6 by 5 Plus मतलब one, आई बात है, ये plus लिमिट हमारी आई 11 by है। 5 तो यहाँ 11 पे by 5 r इक्विवेलेंट इस केस में 1 प्लस 6 by 5 क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया 6 by 5 इसके साथ ये कैसा जुड़ा है? सीरीज में। तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 11 by आ गया 11 by यार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी चीजें क्लियर है। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी। चलिए बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट सी है इस पर हम गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट सी। हमें देखो यहाँ पर एक बिल्कुल एक इस टाइप का नेटवर्क दे रखा हुआ है जिसमें ऊपर 1 1 1 1 1 लगे हुए हैं, नीचे 2 2 2 2 लगे हुए हैं। आरे पास में अच्छा, मैं अगर इस एक ब्रांच की बात करूं यहाँ पर तो सब एक एक पॉइंट्स जुड़े हुए हैं और एक्चुअली ये जो सारा एक जो नेटवर्क है ये सभी के साथ ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ये पार्ट ये पार्ट अरे बस हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा इन दोनों वो दो सीरीज में और नीचे वाले दो सीरीज में पैरेलल से निकालेंगे। फिर से स्टार्ट करना। डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए देखो बेटा, ये हमारा एक नेटवर्क दे रखा है इस तरह से। अब इसमें ये 1 1 मिला के क्या ये जो यहाँ पे दोनों सीरीज में है तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ये वाले 2 2 भी क्या है? सीरीज में लग रहा है। हाँ। ये 4। तो यार यहाँ पर हमें इस तरह का नेटवर्क मिलेगा कि ऊपर तो यहाँ पर 2 हो गया और नीचे क्या हो गया यहाँ पर 4 बात समझ में आ गई? यस वैसे ही एक दूसरे से तो एक दूसरा पॉइंट है हमारा, तो इसमें भी हम जोड़े ये भी 1 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2 और नीचे 4 नीचे क्या हो गया? ऐसे ही सेम फिगर 2 4 ऐसे ही यहाँ पर 2 4 ऐसे ही यहाँ बस हो गया 1 2 3 4 तो 4 ही है। 4 ही। चलिए तो भैया ये 4 नेटवर्क हमारे हो। अच्छा, ये 2 ऊपर वाला 1 1 2 और नीचे वाला 2 2 4 अरे बात समझे? Yes. अच्छा 2 और 4 मिला के ये 2 कैसे बेटा? पैरेलल है। तो अगर मैं एक का यहाँ पे r मानता हूँ तो पैरेलल है तो कितना 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6 2 + 4 6 ऐसे कुछ होता है क्या? Yes. 6 ये हम चाहे तो अपन पढ़ चुके हैं r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 + r2 तो यहाँ पे एक ब्रांच का जो r माने तो ये हो जाएगा अपना 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 एंड इट इज 8 डिवाइडेड बाय 6 या इसको हम बोले तो कितना हो गया? 4/3 अरे बात समझ में बेटा? यस सर। मतलब यहाँ पे एक का 4/3 है, एक का 4/3 इधर into 4 4 होगा होगा। तो यहाँ पे इन सबको हटा के सिर्फ मैं 4 रेजिस्टेंस देता हूँ इस तरह से। हां हर एक का क्या है बेटा? 4/3 4/3 4/3 है 4/3 ये a और b के बीच में। अच्छा ये चारों किसी सीरीज में हो गए क्या? Yes. और सीरीज में होते तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अपना r इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 4/3 + 4/3 + 4/3 4/3
कितना हो जाएगा 16 बाय क्लियर है? तो ये पावर चलिए अब देखो यार, ये एक हमारा एक टाइप का नेटवर्क दे रखा है, इसे जिगजैग में क्या करना है, इसमें ए और बी को पकड़ा और पकड़ने से खींच दिया। फायर। अरे तो क्या ये क्या बिल्कुल सीरीज में हो सीरीज में गया? हो जाएगा। अरे बिल्कुल सीरीज में हो गया। तो खेलिए तो यहाँ पे इसको पकड़ के खींचे तो यहाँ पर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस इस तरह से मिलेंगे हमें। Yes. आर 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 आर। अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की तो कितना हो जाएगा? 5R। सबको जोड़ लेंगे तो 5R। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कंप्लीट हो गया। आ रही बात समझ में? Yes. अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही कंप्लीट करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 और बाकी सब पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सीआरपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही आसान है। मैं वैसे इसको उल्टा करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं, उसमें उधर से दे रखा है, मैं राइट हैंडर हूं तो मैं इस तरह इधर से लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाला C1 बेटा इसको अच्छे से समझना है, ये इनफाइनाइट लेडर है और एक कंपटीशन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के, और एक इनफाइनाइट तक यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. इसके बाद इधर भी सेम फिनोमेना, यहाँ पर भी कितना जा रहा है बेटा? इनफिनिट। और यहाँ पे सब में बीच में एक ब्रांच जुड़ी हुई इस तरह से बना है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली यहाँ पे इसको 1 ओम दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, बी पॉइंट, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है लोगों ने, मतलब एक आर्टिफिशियल बैटरी यहाँ पे लगा रखी है जो बोल रही है, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से। अभी इनको अपने को इंक्लूड किया है। अब देखो ये दे रखा है 12 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना दे रखा है बेटा? 0.5। ये भी 1 ओम दे रखा है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, 1 ओम, ठीक है, सो लाइक इस तरह का पूरा फॉर्मेट आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक बात बताओ यार, अगर इसने पूछा है कि डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम by the infinite network showing the figure each resistor has 1 ohm resistance। हमें मतलब करंट विड्रॉ निकालना है कि करंट इसने कितना यहाँ से विड्रॉ किया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे मेरे पास वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे कितना बैटरी का ये, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकाल लूं और उस R इक्विवेलेंट में वोल्टेज में R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा करंट आ जाएगा? Yes. कौन किसका है? Ohms का। बात समझ आ रही? चलिए तो अब यहाँ पे हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। देखो मुझे यहाँ पे इस बैटरी और 0.5 से तो कोई रिलेशन में नहीं है, लेकिन अब ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। आ रही है समझ में? तो अभी मैं बैटरी और इनको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि बैटरी को हटा दिया यहाँ से और ये थोड़ा सा बैटरी को अपन बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, अभी मेरा पॉइंट जो ये है ए और ये वाला पॉइंट है ये क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes sir. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इस वाले पूरे सर्किट में से अगर मैं एक ब्रांच हटा दूं यहाँ पे और ये 2 पॉइंट मान दिया इसको सी और डी, तो क्या एक ब्रांच को अगर मैंने हटा दिया तो भी क्या इन दोनों के बीच भी क्या इनफाइनाइट तक जाएगा? तो एजीटी जैसा ऐसे नहीं लग रहा है, देखो जरा Same ही लग रहा है। 1 1 1 1 1 1 1 रिपीट हो। यस यहाँ पे देखो 1 1 1 तो इनफाइनाइट तक जाएंगे तो भी वैसा वैसे रहेगा। Yes. आ रही मेरी बात समझ में? Yes, sir. कि अगर अपना इनफाइनाइट है उसमें से एक या दो ब्रांच हटा दे क्या तो ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है अभी मैं मान लेता हूँ कितना है यहाँ पे X। आ रही बात समझ में? Yes. X मान लीजिए A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पे X। अब यहाँ पर एक बात बताओ, मैंने एक ब्रांच को हटा दूं और यहाँ पे C और D, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो C और D के बीच भी यहाँ पे एक से होगा क्या रेजिस्टेंस? Yes. ऐसे आप E F मान लो तो उनके बीच में क्या होगा? एक से एक से होगा, रहेगा। क्योंकि अगर मैं एक दो ब्रांच हटा दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे C और D का पूरा को यहाँ पे ब्रांच को हटा के मेरे पास एक सिनेरियो आ गया, यहाँ पे ये A मान लेते हैं अपन, मैं जो इस तरह से बनता हमारा कि ये बन जाओ 1 ओम, साथ में यहाँ पे 1 ओम और ये भी 1 ओम है, दिस इज आल्सो 1 ओम। अब मैं इस सारे ब्रांच को हटा के सिर्फ यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ जिसका रेजिस्टेंस है कितना X. अरे बात समझ में? ये भी A और B के बीच का टोटल अपन ने वैसे भी क्या माना है? X ही माना। मैंने क्या बोला भैया कि एक ब्रांच हटा दो तो मैं यहाँ पे C और D में
क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे ए और बी के बीच में। अगर मैं यहाँ पे इसको भी एक ब्रांच के अलावा दो ब्रांच में डालता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेता, तो इनका भी रेजिस्टेंस इतना होता है क्या जिनका इतना, क्योंकि ये लेडर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे Infinity जा रहा है। कोई इसकी वो ही नहीं है, लिमिट ही नहीं। तो इस तरह से बनता है हमारा। अब बताओ जरा x और ये दोनों कैसे आते हैं, पैरेलल है ना, तो पैरेलल है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे r मानता हूँ तो इसका r कितना हो जाएगा बताओ मुझे, x मल्टीप्लाई 1 x plus 1 x1 x plus 1 होगा। आएगा समझ में? Yes. तो यहाँ पर ये इस तरह से बन गया हमारा 1 x x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है ना, सीरीज और में यहाँ पर ये भी 1 और ये a और ये ये तीनों कैसे सीरीज में। सीरीज में Yes. सीरीज में तो आपस में जोड़ देंगे इनको। यस 1 plus तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 ऐसे कुछ हो गया क्या बेटा? Yes sir. हाँ वही वाली बात है। अच्छा ये कैलकुलेट किसके बराबर है, x के बराबर ही है। Yes. तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 plus x प्लस x डिवाइडेड बाय x। यहाँ तक का सीन क्लियर है। Yes. इस x को इधर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये x इधर भी आ जाएगा अपना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 x प्लस 1 प्लस पल्ले बढ़िया है। Yes. x का अंदर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x। समझ में आ गया ये? Yes. 3x x क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से कौन सी इक्वेशन है, quadratic इक्वेशन। बात समझ में आई? Yes. अब जाते हैं हम 10th क्लास में, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर शायद फर्स्ट मतलब चैप्टर था या सेकंड चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब एक श्रीधराचार्य नियम पढ़ते थे हम। श्रीधराचार्य नियम x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। याद है क्या? Yes. अगर मैं इसमें देखूं, अगर इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है इसका 1 चलिए यहाँ से हम a निकालेंगे, a की वैल्यू क्या 1 है b की वैल्यू Minus -2 x c की वैल्यू -2 याद है सभी को ये? यस तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू अगर मैं बात करूं माइनस प्लस तो माइनस b, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4 माइनस into 1 into c, c माइनस टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 1 x इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, ये कितना 8 प्लस 4 12 बन गया है ना, और 12 मतलब 2√3 लिख सकते हैं क्या इसको? Yes. 4 मल्टीप्लाई 3 अच्छा यहाँ पे 2√3, तो यहाँ पर मैं माइनस लेता हूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है, Yes. क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए फिर अपन ने सिर्फ एक ही साइड ऐसे पॉजिटिव कर लिया या प्लस पास में यानी लिया। प्लस चलिए ये आ गया √12 और √12 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 प्लस 2√3 कर लूं क्या बेटा इसको? Yes. तो यहाँ से क्या ऐसे ले लो, बस 2 कॉमन ले लो, 1 plus √3 upon 2 2 से 2 क्या हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1 प्लस √3, तो x इक्वल टू ये 1.73 होता है, Yes. 1.73 2.7 ये है तो अपन इसको लिख सकते हैं 2.7। 73 यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes. ये तो अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब पूरा का पूरा यहाँ पे अपन इसके साथ जोड़ते हैं कि भैया क्या आता आर है, इक्विवेलेंट कितना बैटरी से आपको करंट निकालना है एक्चुअल में, Yes. क्या निकालना है हमने को करंट करंट। चलिए अब यहाँ पे बैटरी के साथ हम जोड़ के देख लेते हैं क्या सीन होता है। I तो ये बैटरी हमारी जुड़ गई, बैटरी कितना वोल्ट की बेटा 12 इसके साथ क्या है 0.5 0.5 यहाँ पर हमारा एक बैटरी जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट, इसके साथ दे रखा है 0.5 ओम और इनके साथ ये x पूरा x साथ में निकला है, Yes. कितना निकला है बताओ? 2.73 2.73। अरे बस समझ में Yes. ये पूरा अपन ने वो पहले Yes, कैसे yes. इसका जोड़ दिया था। हाँ। अच्छा तो यहाँ से कोई करंट निकली आई घूम फिर कैसे कुछ जाएगी, Yes. तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। Yes. अरे बात समझ में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2.73 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 3.23 Yes. यार इक्विवेलेंट आया ना। Yes. तो बेटा अपना यहाँ से अगर मैं I is equal to V by S equal to V by R divided by 3.23 4 तो ये 3.9 तो जो भी 3.8 3.9 तो आपको इसको निकाल के देखना है कितना आएगा, ये 3.8 कितना आ रहा है ये, तो ये इसका एम्पीयर आता है सबका। मेरी बात समझ में आ गई? Yes. कैसे किया है इनफाइनाइट लिमिट हमने सोल्व,
चलिए फिर ये थे आज के बेटा, बाकी के 3 क्वेश्चन जो पोटेंशियोमीटर है वो हम पोटेंशियोमीटर के बाद करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, फिर हम मिलते हैं।